कि लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा? यार टर्निंग पॉइंट तो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए इंडियन आइडल जीतना ही होगा। 2010 में जो मैंने इंडियन आइडल सीजन 5 जीता था, एनी अदर प्रोफेशन, सिंगिंग इज समथिंग जहाँ पे आपका पूरा स्कूलिंग एक एक साइड से आपका स्कूलिंग अलग होता है, तो अलग से 5 साल के बाद पूरा दौर बदल जाता है। कोई भी म्यूजिक नहीं बन सकता। एंड म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, लाइक वी ऑल नो बाय नाउ मीनिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका ग्रामर क्या है, उसका मतलब क्या है, और गाना किस चीज से बन रहा है, और गाने के बैक स्टोरी क्या है, गाना क्यों बनाया जा रहा है, और हम गा क्यों रहे हैं इधर, और एक्सप्रेशन सब पे ध्यान दे के मैं हर लैंग्वेज में गाता हूँ जो लैंग्वेज में नहीं बोलता हूँ। और बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन हुए, फिर अगले दिन प्रेमानंद जी से मिला, और फिर वो बोले कि चलो कुछ सुनाओ। एक मिनट मैं कोशिश करूंगा उसको प्लीज गाने प्लीज की। प्लीज फॉर अस। ॐ महाप्राणदीपं शिवं शिवं महुङ्काररूपं शिवं शिवं महसूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महगाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजम्। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष दुबे और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं उनके बारे में आप जब सुनेंगे और जानेंगे कि इंडस्ट्री में कितना काम करते हुए आगे बढ़े हैं। जैसे जिसने इंडियन आइडल जीत कर पूरे देश के दिलों में जगह बनाई। सुभान अल्लाह, हाले दिल, सरफिरा जैसे गानों में उन्होंने हमें यादगार धुनें दी। हिंदी नहीं, तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी गायिका का पूरा जादू बिखेरा। रियलिटी शो से लेकर बड़े मंचों तक और महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पर मैंने बोला महान गायकों के साथ परफॉर्मेंस करने तक उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। आज हमारे साथ है बेहद प्रतिभाशाली और सबके चहेते श्री रामचंद्र जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ आशीष जी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच। साउंड्स आप ग्रेट कैसे सर, हैं? साउंड्स ग्रेट। हाउ इज द क्लाइमेट ओवर देयर? यू आर इन बॉम्बे राइट नाउ आई बिलीव। हाँ जी, ओ आप बॉम्बे में नहीं है? नहीं, नॉट इन बॉम्बे। जो अच्छा, आप इस कहाँ वक्त से? जो है बॉम्बे की गलियों में एकदम बारिश 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 हो रखी है। बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है। वही मेरे ड्राइवर भी अभी छाता मांगने आए हैं क्योंकि सो नीचे हाउ बहुत बारिश हो एग्जैक्टली यू रही है। गाइस आर लाइक फेसिंग दिस क्लाउड मौसम वाला? क्या भी कैसा चल रहा है बारिश वहां पे? यार अभी देखो, अभी वापस शुरू हो गई है बारिश। अभी 3-4 दिन तो पहले तो वहां जो सब ये बाढ़ के माहौल बने हुए हैं और हाँ जी। पोर्श एरिया में पानी बहुत आ गया, ये सब भी वहां बहुत चल रहा है ऐसा बहुत? सर ये हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोई नई यू बात नो नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल वेरी कॉम्पैक्ट स्मॉल सिटी, तो काफी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। बट या आई मीन आई थिंक हमारे बॉम्बे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर हार्ड एंड ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक इट मोर वैल्यूबल एंड मेक इट मोर स्टेबल फॉर पीपल। हालांकि मैं वैसे पिछले 10-12 साल से बॉम्बे में रहता हूँ, बट मैं हूँ हैदराबाद से, तो आई नो अच्छा, यू कि फ्रॉम बारिश हैदराबाद। बारिश जब शुरू हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए, है ना, क्योंकि इट्स अ कैलामिटी, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स या नेचर। सो वील हैव टू डील विद इट, दैट्स इट। साउंड्स ग्रेट। सो अपने इंटरव्यू की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और आपने इंजीनियरिंग से म्यूजिक की दुनिया का सफर शुरू किया था और आज हाँ जी। पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है कि लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा? यार टर्निंग पॉइंट तो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए इंडियन आइडल जीतना ही होगा। 2010 में जो मैंने इंडियन आइडल सीजन 5 जीता था, उसके बाद ही मेरी लाइफ शिफ्ट हुई है म्यूजिक के, म्यूजिक की ओर शिफ्ट हुई है। फ्रॉम बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टू बीइंग a musician in the film industry, and actually in both the film industries, I should say. I've sung in 9 different languages, so अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी मैं गाने गा चुका हूँ। So yeah, I mean the turning point for me was Indian Idol, इंडियन आइडल Hindi. 5 जीतना आपके लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, एक ऐसा किताब था जो आपकी एकदम अलग पहचान को बनाता है। राइट, तो Absolutely. आपने इस जीत ने अपने संगीत के सफर को किस तरह से आपने बदलते हुए देखा कि यार ये था वो टर्निंग पॉइंट जब मुझे लगा कि अब शायद ये लाइफ बदल रही है? आ, देखिए, मैं कल ही एक्चुअली वन ऑफ माय सिंगर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि सिंगिंग में ना, सिंगिंग इज लाइक जैसे आपकी जैसे आपका गवर्नमेंट चेंज होता है हर 5 साल में, और नया जी। गवर्नमेंट आता है अगर, तो कितने चेंजेस हम गो थ्रू करते हैं। तो सिंगिंग इज वन आर्ट एंड वन वन प्रोफेशन वेयर हर 5 साल में कुछ चेंज होते रहता है, कुछ चेंज होते रहता है। आपको ना अडेप्ट होना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अडेप्ट भी होना पड़ता है। जी। Unlike any other, like unlike cricket or unlike any other profession,
सिंगिंग इज हम्म। समथिंग जहाँ पे आपका पूरा स्कूलिंग एक एक साइड से आपका स्कूलिंग अलग होता है, तो अलग से 5 साल के बाद पूरा दौर बदल जाता है, फिर अलग एक सिस्टम आता है, एक अलग नया सिस्टम आता है जहाँ पे आप गाने बना रहे हो और फिर लोग आपको पहचान रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया या अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौर चालू हो गया। जब मैंने शुरू किया, मुझे बहुत इंडिपेंडेंट म्यूजिक करने का बहुत मन था, क्योंकि जी बचपन में जब 90s 90s में जब हम पैदा हुए थे, तो सोनू जी, शान शान भैया, इन सब के हम कैलाश खेर, इन सब के हम शंकर जी, इन सब के इंडिपेंडेंट म्यूजिक देखते देखते बड़ा हुआ हूँ मैं, और सुनते सुनते बड़ा हुआ, तो वो एक यूफोरिया जैसे बैंड कल्चर था उस टाइम पे, तो ये सब हम देखते देखते बड़े हुए थे। बट 2010 तक ऐसा वाला माहौल हो गया था कि सब बॉलीवुड बॉलीवुड चल रहा था, तो जब जब तक मैं यू नो हो गया था कि चलो भाई, अभी 17 साल, 16 17 साल की उम्र में अभी लेट्स गो एंड टेक पार्ट इन इंडियन आइडल एंड ऑल दैट, 2010 तक जो माहौल बन गया था वो अलग था, कि इंडिपेंडेंट खत्म ही हो चुका था, और सब जो इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट जैसे स्टार्ट हुए थे वो सब मूवीज में गाने गा रहे थे, तो जी। लेबल्स भी उसी चीज को प्रमोट कर रहे थे कि अरे इंडिपेंडेंट अभी नहीं चलता, अभी चलो म्यूजिक, अभी बॉलीवुड है, बॉलीवुड में कोशिश करो। तो मेरी कोशिश फिर वहां से बॉलीवुड में गाने की कोशिश थी, तो ऐसे ही मैंने सुभान अल्लाह गाया, बलमा गाया, ऐसे सब गाने गाए। बट अचानक से 2015 से वापस माहौल चेंज हो गया, जब कि भी आप वापस सब इंडिपेंडेंट गानों की म्यूजिक। बात करते हैं ना, जब भी आप सब गानों की बात करते हैं, मेरे मन में एक ही सवाल आता है। आपने हिंदू हिंदी तेलुगु तमिल तीनों भाषाओं में जो है गाया है। जब आप अलग अलग भाषाओं और एक्चुअली मैंने संस्कृति नौ के नौ भाषाओं में गाया हूँ, मैं मराठी में भी नौ गाया हूँ, भाषाओं में गुजराती में गाया है, भी। तो जब भी कभी हाँ आप जी। इनकी भाषाओं और संस्कृतियों के लिए गाते हैं, तो क्या आपको अपने गाने के सोल बदलने पड़ते होंगे? क्योंकि हर एक चीज का एक सुर और लय होता है, तो क्या आपको तो तकलीफ नहीं महसूस होती कि यार हर भाषा में करना थोड़ा आसान नहीं है? देखिए, सुर और लय तो म्यूजिक का पार्ट है, चाहे वो जी कोई भी भाषा में आप गाना गा रहे हो, वो ये दो तो रहते ही हैं। सुर और लय के जी। बगैर कोई भी गाना कोई भी भाषा में बन ही नहीं सकता, कोई भी म्यूजिक नहीं बन सकता। एंड म्यूजिक हैज हम्म। नो लैंग्वेज, लाइक वी ऑल नो बाय नाउ, है ना? जी तो वन थिंग विथ मी इज, मुझे आई एम आई लव्ड सिंगिंग अदर लैंग्वेजेस। जैसे मैंने जब मराठी गाना गाया था, तो मैंने काफी, जी जो भी अलग लैंग्वेज में गाता हूँ, जो जो भाषा मैं बोलता नहीं हूँ, मैं काफी टाइम लेता हूँ उस भाषा में, और लिरिसिस्ट को बैठा के हर एक चीज का जो मीनिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका ग्रामर क्या है, उसका मतलब क्या है, और गाना किस चीज से बन रहा है, और गाने के बैक स्टोरी क्या है, गाना क्यों बनाया जा रहा है, और हम गा क्यों रहे हैं इधर, और एक्सप्रेशन सब पे ध्यान दे के मैं हर लैंग्वेज में गाता हूँ, जो लैंग्वेज में नहीं बोलता हूँ। जो लैंग्वेज में बोलता हूँ तो वैसे भी हमको ऑटोमेटिकली वो नरेशन में हमको समझ आ जाता है कि ये हमको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, और इस शब्द को ऐसे हमको प्रोनाउंस करना है। तो या आई मीन दैट इज बीन वेरी, I've been very I've worked really hard on different, I'm singing in different languages like that. सो जैसे सुभान अल्लाह, हाले दिल, सरफिरा जैसे गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में है। आपके हिसाब से एक गाना टाइमलेस कैसे बनता है? Timeless. जी। जो लोगों के दिलों में इस तरीके से बन जाए कि इस वक्त ना लगे कि ये गाना ही मुझे सुनना है। जैसे लोगों के दिलों में ये गाना हमेशा से रहा है, ये फेवरेट यार, प्लेलिस्ट है ये लोगों ये जो टाइमलेस बनने का एक ये है ना, वो एक कोई भी गाना टाइमलेस, आई थिंक वो वक्त ही बता सकता है, वो टाइम ही बता सकता है, जो भी गाना टाइमलेस बनता है वो प्लान नहीं कर सकते हम। आप की। जितने भी मार्केटिंग कर लो, जितने भी करोड़ों का प्रमोशन कर लो, जिनसे भी आप रिपोस्ट करवाते रहो, ये करो वो करो, बट ये एक जेन्युइन लाइकिंग एक गाने के प्रति ही है, जो एक गाने को टाइमलेस बना सकता है। जैसे लोग लोग आज के दिन सुभान अल्लाह को इतना प्यार करते हैं, सुबह जी सुबह में अगर थोड़ा लेट हो जाता है, घर आने से पहले मैं कोई भी रेडियो स्टेशन लगाता हूँ, सुभान अल्लाह बजता ही बजता है, बॉम्बे के यू नो महाराष्ट्र के जो भी रेडियो स्टेशन हैं, या तो फिर मैं जब हैदराबाद जाता हूँ तो अच्छा लगता है। और ये प्लान नहीं होती है कोई भी चीज, ये एक लाइकिंग ही है, एक नेचुरल लाइकिंग है जो लोगों की आपके प्रति है, वो ही एक गाने को या एक पीस ऑफ आर्ट को आगे ले जा सकता है, टाइमलेस बना सकता है। आपने एंड हाल ही में इस माह आपने ऐसे ही मुझे आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि आपने हाल ही में महाकुंभ में शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति, कैलाश खेर जैसे दिग्गजों के साथ भी परफॉर्म किया। हाँ उस जी। मंच पर खड़े होकर कैसा लगा आपको? क्या अलग एक्सपीरियंस रहा इन सभी दिग्गजों के साथ काम करते हुए? यार, ये जो आध्यात्मिक साइड ऑफ मी है ना, वो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, और मैं काफी 1 2 साल से 2 3 साल से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे
कोई ज्योतिर्लिंग जाके दर्शन करके आ गया, जी या फिर शिरडी चले गए, या बालाजी चले गए, तिरुपति जी बालाजी चले गए। दैट इज अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ मी विच आई हैव ग्रोन अप विथ। बस उस साइड पे मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही जब मैंने इंडियन आइडल के टाइम पे भी जब गाने गाता था तो कंपलसरी मैं डिवोशनल गाने गाता था, क्रिश्चियन डिवोशनल गाने गाता था, साईं जी। बाबा के ऊपर गाने गाता था, शिव जी के ऊपर गाने गाए मैंने। बस ये एक नेचुरल फीलिंग है स्पिरिचुअलिटी और डिवोशनल के साइड पे मेरी। और इस साल आई थिंक उस साइड ऑफ मी को वैलिडेशन मिल गया है, मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बुलावा आया एक महाकुंभ जैसे महा उत्सव पे गाना गाने के लिए, जो बहुत बहुत बड़ा महोत्सव था वो। जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी और से आपको अवार्ड भी मिला, बहुत सम्मानित सेंट्रल भी किया गया। गवर्नमेंट से मुझे कॉल आया था कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए परफॉर्म करें। तो आई फेल्ट इट एज एन ऑनर, एंड वन ऑफ द डेज ऑफ द 6 or 7 days मैंने परफॉर्म किया था सेम स्टेज, मेन स्टेज पे। जी और अगले दिन शंकर जी का परफॉर्मेंस था, उसके बाद कैलाश जी का परफॉर्मेंस था। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, एंड इट वॉज अ वैलिडेशन फॉर मी कि एक आध्यात्मिक साइड है जो मेरा, वो जो डिवोशनल और स्पिरिचुअल साइड है, उसको मुझे बरकरार रखना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं प्रेमानंद स्वामी जी से भी मिलके आया था। तो जी। इट वाज अ आप होल मिले। डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उनसे भी मिला, तो एक अलग सा अंदर का। आध्यात्मिक सफर ही बहुत अलग चलता रहा आपका। हाँ, तो वो साइड बाय साइड पैरेलल चल रहा था, बट उस पे ज्यादा फ्लैश नहीं था इतने साल, कि कमर्शियल साइड ही ज्यादा मैं बाहर दिख रहा था लोगों को। बट दिस इज अ डिफरेंट साइड एंड अनएक्सप्लोर्ड साइड विच आई लव। प्रेमानंद महाराज जी से मिलकर कैसा लगा आपको? इन दिनों बहुत 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 सुर्खियों में बढ़िया रहे वो। यार। मैं और वो भी एक ऐसा बुलावा आया था मेरे को, कि एक बहुत ही क्लोज दोस्त के थ्रू मैं बात कर रहा था ऐसे ही। और फिर मैं प्रेमानंद जी के बहुत वीडियोस देखता हूँ। जैसे हम सब मानते हैं कि जो भी हमारे मन में सवाल होता है, जब हम वीडियो देखते हैं तो जी उनका जवाब उस रूप में वो जवाब भी दे देते रहते हैं हम। मतलब वो समझ ही नहीं आता वो कनेक्शन कैसे कनेक्शन है। और तो ये जी काफी टाइम से बिल्कुल। होता रहा मेरे साथ। और दिल्ली में मेरा एक शो था, और वृंदावन में महाराज रहते हैं, और मुझे बाकी बिहारी लाल जी के भी दर्शन करने थे। तो जी अचानक से मेरे दोस्त ने बोला, अरे तेरे को करना है क्या, तू बोल। मैं शी इज अ फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा दर्शन करा सकती हूँ। तो मैं बोला करा दो भाई, मैं शो के बाद फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आ जाऊंगा। तो फिर गया था मैं, और फिर उसके अगले दिन हमने वो एकांतिक वार्तालाप का एक पर्ची मिलता है, और उन्होंने जी मेरे बारे में भी जिक्र किया हुआ था कि देखो मेरा सिंगर आ रहा है बॉलीवुड से, गाना भी गाता है, तो आप गाना भी गवा दो उनसे। तो ये एक बहुत ही वो होता है ना, जो बुलावा आता है तो आप उसको प्लान नहीं कर सकते, ऐसी चीजें प्लान नहीं जी हो सकती हैं, वो ऐसे जी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं क्या, फिर एक दिन बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन हुए, फिर अगले दिन प्रेमानंद जी से मिला, और फिर वो बोले कि चलो कुछ सुनाओ। और मैंने प्लान किया था 1 मिनट गाने के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा समय का आवश्यकता नहीं होता है, और फिर आपको ना जी वो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है उनके साथ। तो उन्होंने सबको भेजा बाहर, बोला कि आपको गाना है तो 1 मिनट के लिए आप कुछ गा दो। तो मैंने गाना जैसे शुरू किया, वो 5 मिनट का गाना था। और बाबा जी सुन रहे, प्रेमानंद जी सुन रहे थे, और उन्होंने रोका नहीं, मुझे पूरा गाना सुना, शिव जी के ऊपर गाना था। और बोले वाह क्या बात है। तो तो पूरा क्या आप एक हमें मिनट का भी कुछ लिमिट एकांत था लाइनें जो है सुना सकते हैं क्या? उस गाना। वो गाना तो बहुत ही शंकर महादेवन जी ने गाया हुआ था, वो एक शंकर जी। भगवान जी के ऊपर गाना है, एक तेलुगु मूवी में गाना है। ऑफ कोर्स सुना सकता हूँ, पर वही वो 5 मिनट का गाना है और नहीं, लंबा है मुझे एकदम। एक और एक अंतरा, कोई एक लाइन मुझे हिंदी में अगर आपसे सुनने को मिल जाता तो हम ये विवर्स को एक एक्चुअली रील बना संस्कृत के। है, ये एक संस्कृत है। It is not Hindi or Telugu or anything. It is in Sanskrit. It is अच्छा। describing the Jyotirlings. All the ठीक है। Jyotirlings. It is describing Lord Shiva and his mightiness and all the Jyotirlings. तो साउंड वैसा वाला गुड। गाना है। तो एक मिनट मैं कोशिश करूंगा उसको प्लीज गाने के प्लीज लिए। प्लीज फॉर अस। Hmm. ॐ महाप्राणदीपं शिवं शिवं महुङ्काररूपं शिवं शिवं
महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महदिव्यतेजं भवानी समेतं भज मञ्जुनाथम्। ॐ नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवम् अद्वैतभास्करं मञ्जुनाथेश्वरम् हृदसहृदयङ्गमं चतुरुदधिसङ्गमौ सप्तभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं। वैसे चलते रहता है, वो एक्चुअली नॉन स्टॉप क्या गाना है, बट बात या। है, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। हाँ जी। ये थैंक चैंटिंग यू। सुनने के बाद तो आदमी एकदम रिफ्रेश महसूस करेगा, और शायद अगले हाँ जो जी। इस अगले पल से जो है मुझे लगेगा कि मेरी दिन की शुरुआत दोबारा अभी शुरू हुई है और 12 घंटे और काम करना है इसको। लेकिन एक सवाल थैंक्स। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप प्रेमानंद महाराज जी से जो है मिलकर भी आए। इन दिनों हाँ जी। प्रेमानंद महाराज जी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने हाँ। बहुत अनाप शनाप गलत सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल करते हैं लोग। तो हाँ जी। आपकी क्या प्रक्रिया है, क्यों ऐसा हुआ कि छोटी छोटी बाइट्स निकाल कर लोग प्रेमानंद महाराज जी को जो है बस घेरे में घेरते रहे कि किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी के विवाह को लेके ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जबकि प्रेमानंद महाराज जी को लोग इतना प्यार करते हैं। आप हम हाँ सब जी। लोग उनको पूजते हैं, सभी लोग उनको मानते हैं। लेकिन बीच में जो इतना प्रेमानंद महाराज जी को लेकर हुआ, उसमें पूरी न्यूज को आपने किस तरीके से देखा? यार एक्चुअली मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। जी। मुझे एक्चुअली इस चीज़ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप, आई डोंट नो व्हाट आई शुड से, देयर आर नो कमेंट्स ऑन दिस। सबका अपना ओके। अपना बिलीफ होता है। कोई किसी में बिलीव करते हैं, कोई राम भगवान में बिलीव करते हैं, कोई हनुमान जी में बिलीव करते हैं, कोई राधे जी, राधे राधे बोलते हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज गॉड बिलीवर्स। तो आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट। मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो किया है। ठीक है, थोड़ा आपके करियर की तरफ बढ़ते हैं, और जो परफॉर्मेंसेस आपकी हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं, बिग बॉस तेलुगु 5 में आपकी जर्नी काफी यादगार रही, लेकिन इस बार आपने शो को मना कर दिया, इसकी वजह क्या रही? यार मना नहीं किया, बट ऐसा सीन हो गया था कि मेरे ना काफी थोड़े से 2-3 महीने में ना कैलेंडर काफी काम लिया हुआ हूँ मैं। एंड काफी प्रायर कमिटमेंट्स थे, जिसकी वजह से एक्चुअली मुझे बिग बॉस, आफ्टर आई वेंट टू तेलुगु बिग बॉस, मेरे लिए बहुत आ, यादगार एक्सपीरियंस रहा था। एंड उससे पहले भी मुझे, मैं जाना चाह रहा था हिंदी बिग बॉस में, बट टाइम नहीं हो पाया और फिर वो बैठा नहीं था। बट या आई मीन डेफिनेटली ये साल तो मैं जा नहीं पाया, बट नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये साल मैंने काफी कुछ कमिटमेंट, प्रायर कमिटमेंट्स मैंने लिए हुए थे, जिसकी वजह से उनको मना नहीं कर पाया मैं। एंड सलमान खान काफी। के शो का ग्रैंड प्रीमियर रहा कल, बिग हाँ जी। बॉस का सीजन 19 का भी प्रीमियर हो गया। तो हाँ जी। कभी आप इस तरफ बिग बॉस के सलमान खान के बिग बॉस में जो है कब एंट्री का सोच रहे हैं? क्योंकि वही आप एक्चुअली सभी उसी की वजह म्यूजिक। से मैं जाना चाहूंगा डेफिनेटली। और इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं क्योंकि तेलुगु भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। एंड ये साल थोड़ी चर्चा भी हुई है कि शायद मैं जाऊंगा इस साल। दो 19 बिग बॉस 19 में मैं, मेरे को मीटिंग वीटिंग भी करके आया था, बट या लाइक आई सेड देयर वर सम प्रायर कमिटमेंट्स, जिनकी वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़े कमिटमेंट्स उठाए हुए थे मैंने, है ना। जैसे अक्सर लोग मुझे भी बोलते हैं, आशीष आप बहुत मल्टीटास्किंग, बहुत टैलेंटेड हो, ऐसा लोग हम्म। कहते हैं। तो वैसे हम्म। आप भी झलक दिखला जा का हिस्सा बने और फाइनल तक पहुंचे, गाना, एक्टिंग, डांसिंग, सब कुछ किया, इनमें से कौन सा टैलेंट आपके दिल के सबसे करीब है? भाई आई थिंक मैं जो भी चीज करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ। और जब जब जी। मैं दिल से कुछ चीज नहीं कर पाता हूँ, तो मैं वो चीज नहीं करता हूँ, जी। है ना। तो जब भी अगर मैं कुछ चीज करता हूँ, चाहे वो होस्टिंग हो या एक्टिंग हो या डांसिंग हो, ये मैं दिल से करता हूँ, और मुझे दिल से डांसिंग बहुत पसंद है। जी। एंड आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल द पॉप स्टार्स, इंटरनेशनल पॉप स्टार्स हु कैन सिंग एंड डांस, लाइक माइकल जैक्सन हो गए, ब्रूनो मार्स हो गए, क्रिस ब्राउन हो गए, है ना।
एंड जस्टिन टिम्बरलेक, जो भी ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, मैं हमेशा बहुत ही ऑ में रहता था जब वो नाचते हुए गाते थे या गाते हुए जी। नाचते थे स्टेज पे ना। तो ये बचपन से ही मेरे अंदर, और मैं साउथ इंडियन हूँ अंदर से, तो रिदम तो थोड़ा सा रहता ही है। तो साउथ इंडियन होते हुए आपने होस्टिंग बहुत अच्छी की। आपने तेलुगु इंडियन आइडल में जो होस्टिंग की, बतौर सिंगर परफॉर्मर और होस्ट भी रहे, हाँ जी। दोनों अनुभवों में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या नजर आता है? किस में और किस में? एज अ होस्ट एंड हम्म। एज अ सिंगर, दोनों में ज्यादा हाँ फर्क क्या तो नजर आता यार, है? मस्ती है बहुत होस्टिंग में। आप फन, आप एज अ पर्सनैलिटी आप बाहर आते हो। सिंगिंग में आपका ओनली सिंगिंग सुनने को मिलता है लोगों को। हम्म। आपका जो फन साइड है, जैसे अभी किशोर दा थे, जी। किशोर दा इतने ही फनी थे जितने वो गाते थे अच्छा, और फिर नृत्य और मतलब जो एक्टिंग एक्टिंग भी करते थे, वो इतने भी, वो सभी करते थे, बट उनकी पर्सनैलिटी बाहर आती थी उनके फन वाले सॉन्ग्स में, या उनके जब जी। किस्से हम सुनते हैं कि शूटिंग पे ऐसे हो गया था, शूटिंग पे वैसे हो गया था। तो ये साइड ऑफ एन इंसान ना, वो आपका होस्टिंग लेके आता है बाहर, क्योंकि सुबह आप सबसे पहले सेट पे जाते हो, फिर सबसे लास्ट में आप सेट से निकल रहे हो, पर इसमें आप गाना गा के नहीं जा रहे हो, पर आप एज अ पर्सनैलिटी आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, या तो फिर आप एक एक्ट कर रहे हो, गैग कर रहे हो, एक छोटा सा स्किट कर रहे हो, सबको हंसा रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हो। सो दिस इज अ पर्सनैलिटी दैट कम्स आउट। तो सो आपको होस्टिंग लगता इज है कि डेफिनेटली वेरी एक फन। होस्ट होना थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट लाइक यू यू डिफरेंट डिड है, इट एंड यू आर डिफिकल्ट भी डूइंग है। इट? हर एक इंसान होस्ट नहीं बन पाता, इट इज नॉट दैट इजी टू होस्ट। दैट्स ट्रू। बिकॉज आपको स्पॉन्टेनिटी की बहुत जरूरत होती है, और फिर चार पांच एक्चुअली लोग यस। अगर एक सीन में, 4 लाख, 3 जज, एक एंकर बात कर रहा है, ऑडियंस है, तो यू शुड नो हाउ टू रन द शो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू रन द शो, हाउ टू नॉट बोर द ऑडियंस, गिव गुड कंटेंट फॉर द एडिटर टू कट एंड देन पुट इट। यू नीड टू नो आपके कैमरास किधर है, किधर आप देख के क्या बोल रहे हो। And just सो like इट्स we both are लॉट ऑफ doing right now, like as difficult as for me to just get that thing from your या। mouth, so that you said you should say that, और मैं उसका एक चंक निकलवा कर जो है एडिटर से मैं बोल पाऊँ कि दिस इज अ वायरल गुड कंटेंट। या सो बहुत अलग एक हालांकि इट्स वेरी अंडररेटेड, एंकरिंग इज वेरी अंडररेटेड। लोगों को लगता है कि क्या होता है, बस हाथ ऐसे पकड़ने होते हैं, फिर ऐसे बोलना होता है, बट इट्स नॉट दैट इजी। बट है इतना ना? आसान नहीं है इतना। नहीं इट्स है, अ वेरी नहीं है। डिफिकल्ट टास्क। वैसे तो हर प्रोफाइल बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। या बट खैर, आपने जदगुरु आदि शंकराचार्य जैसी फिल्मों में जब अभिनय किया, तो आपको आगे एक्टिंग में क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कैसे आप इसको देख रहे हैं? यार, मैं अभी बना रहा हूँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक, एंड आई एम वर्किंग ऑन अ इंडिपेंडेंट लॉट ऑफ म्यूजिक। इंडिपेंडेंट म्यूजिक। Maybe Telugu, Hindi, Punjabi. I've locked 2 Punjabi songs. I'm shooting them next month season. September first week में मेरा shoot है। हम 2 पंजाबी गाने, बहुत बढ़िया पंजाबी गाने भी मैंने क्या अभी बात। इंडिपेंडेंट म्यूजिक में गाए हैं। इंडियन आइडल हूँ भाई, तो भाषा हो तो सब इंडिया इंडिया के सारी लैंग्वेज में गाने की कोशिश तो रहेगी ही रहेगी। तो क्या या, बात। तो अभी आई एम वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, एंड 1-2 महीने में एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे, तो आपको पता चल ही क्या जाएगा। बात है उसके रमज। अलावा सितंबर में सितंबर में यूएस जा रहा हूँ, यहाँ पे यूएस टूर। अभी इंडियन आइडल सीजन 4 शुरू हो चुका है, वो होस्ट कर रहा हूँ, तो या क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग। श्रीराम जी, मैं भी पंजाब से आता हूँ, तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का तो अलग ही क्रेज है। और उत्थे कहंदे सी यार, हाँ जी। ते पंजाब ते एक ही चीज बड़ी चंगी है, वो है यहाँ का संगीत। ते म्यूजिक जो है वहाँ का, वो लोगों को बांध के रखता है। हिंदी लोग सुनते एब्सोल्युटली। हैं, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग सुनते हैं, इंग्लिश सब सुनते हैं, लेकिन अक्सर पैर लोगों के तब थिरकते हैं जब वो पंजाबी म्यूजिक चलता है। तो कहीं एब्सोल्युटली। ना कहीं पंजाबी म्यूजिक का अलग क्रेज रहा है। आपने रामा 2.0 जैसे ट्रैक्स, जहां आप पारंपरिक संगीत को आधुनिक अंदाज में पेश करते हैं, ये प्रयोग करने हाँ का जी। आइडिया कहाँ से आया आपको? हाँ जी, तो ये एक ऐसा कीर्तन था जो मैंने बचपन में हम्म। शास्त्रीय संगीत जब सीखना शुरू किया था, और मेरे गुरुजी जो ललिता ललिता जी और हरिप्रिया जी हैं, हैदराबाद सिस्टर्स हैं, जी। उनका मैंने एक कॉन्सर्ट कचेरी देखने गया था, और उन्होंने यहाँ पे ये परफॉर्म किया था स्टेज पे। जी। और ये पहली एक वो वैसा कीर्तन है जो मेरा कनेक्शन मेरे गुरुजी से हुआ था, और फिर मेरे आंखों से आंसू निकले थे। और फिर मैंने लाइफ में ये सोचा था कि जब भी अगर मैं स्टेज पे गाऊंगा, तो मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं जो दिल से गा रहा हूँ वो मेरे श्रोता तक पहुंचे जो दिल से सुन रहे हैं। जी। है ना? तो मेरा मकसद ये वहां पे फिक्स हुआ, तो तब से मुझे हमेशा से, जब भी मैं गाना गाना शुरू कर दूंगा, तो उसको रीमेक करने का एक सोच मेरे दिमाग में था। तो ये साल
जब मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक मैंने ठान लिया कि इस साल मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक करूंगा शुरू, तब मुझे लगा कि रामनवमी के दिन पे ये गाना मैं मेरे गुरुजी को जी। गिफ्ट करूंगा, उसको री प्रोड्यूस करके, उसको री इंटरप्रेट करके, उस गाने को नए फ्यूजन टाइप का कुछ बना के, विथ न्यू एज प्रोडक्शन बना के मैं मेरे गुरुजी के लिए डेडिकेट करके रिलीज करूंगा। तो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट। जब हम लोग आज के जमाने में जब गानों की बात करते हैं ना, तो आजकल गानों की सफलता सिर्फ रेडियो टीवी से नहीं बल्कि सोशल मीडिया रील्स और ट्रेंड से भी हो जाती है। तो बतौर सिंगर आपको ये बदलाव कैसा लगता है? और सोशल मीडिया ट्रेंड ना। या किसी हाँ टीवी यार, किसी रेडियो की मतलब जरूरत नहीं है इस गाने को, अब लोग सोशल मीडिया पे रील्स और ट्रेंड्स के जरिए जो है गाने ऐसे फेमस हो जाते हैं। बस अभी दौर है, बदल चुका है। मैं जैसे बोल रहा था आपको कि एक म्यूजिशियंस ही हैं जो ये अग्नि परीक्षा उनको हर 5 साल क्रॉस करना पड़ता है और पास करना पड़ता है कि भाई देखो, अभी अगले पिछले 5 साल में ये चला था, अभी अगले 5 साल से कुछ और ही चल रहा है लाइफ में, और फिर आपको अडेप्ट होना पड़ता है। तो पहले ये था कि रेडियो पे आपका गाना चल रहा है या मूवी में आपका गाना आ गया तो आप फेमस हो जाते थे, या तो फिर एक जी। वैलिडेशन होता था आपके लिए कि आप सिंगर हो, एक प्लेबैक सिंगर हो। हम तो यही सोच के बड़े हुए हैं कि मेरे को तो इंडिपेंडेंट करना था, बट आपके सोर्सेज और आपके प्लेटफॉर्म ये सपोर्ट नहीं करते थे। सडनली सब जी। सोशल मीडिया पे आ गया और एवरीबडी इज जस्ट प्रमोटिंग देयर स्टफ ऑन सोशल मीडिया, विच इज गुड, विच इज गुड। एंड इसमें क्या हो जाता है कि आपका फिर वो क्वालिफिकेशन, या तो फिर ये होता है ना कि आपको फर्स्ट क्लास से 10th क्लास आने के लिए 10 साल आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं और एग्जाम देना पड़ता है। तो ये एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सब खत्म। जो भी फर्स्ट क्लास में है वो 10th क्लास में आ सकता है, वो डिग्री भी पढ़ सकता है, वो इंजीनियरिंग भी कर लेगा, वो वहां से एग्जैक्टली। कमा भी लेगा। तो हम जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, अभी मेहनत करें कि मेहनत के बाद छोड़ छोड़ के बस हिस्ट्री वैसे में ही घुस जाए जैसे और ये सब करें। वैसे ही जैसे मैथ में थीटा और हम लोगों ने वो सब क्यों पढ़ा आज तक हम लोग को समझ नहीं आता। तो तो वैसे बट आपको जी। हाँ, बोलिए बोलिए, पूछिए। तो आपको कभी वैसे अपने मैनेजर से अपने पीआर टीम से कभी प्रेशर मिलता है कि यार सोशल मीडिया पे जनता से डायरेक्ट जुड़िए और इंस्टाग्राम यूट्यूब पर सीधे फैन से जुड़ने का मौका है तो आप इस पे बहुत एक्टिव रहिए, क्या प्रेशर ये लोग देते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, प्रेशर तो नहीं देते हैं, हालांकि वो अपने आइडियाज बताते हैं और फिर मतलब सजेशन देते हैं कि भाई आई थिंक यू शुड डू दिस, अगर ये करोगे तो शायद आपके लिए कुछ अलग होगा, या तो फिर जी। आपको लोग और पसंद करेंगे, या जो आपका साइड है। क्योंकि पहले ऐसा था नहीं कि हर चीज आपको दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं थी। जैसे अब अभी मैंने 2 दिन पहले एक खाना बनाते वक्त, एक नाश्ता बनाते वक्त एक वीडियो निकाल के मैंने ऐसे पोस्ट डाल दिया, तो लोग लाइक इट, पीपल लाइक इट। तो ये वाला साइड उनको देखने का मिलता नहीं था पहले। बस ये देखते थे कि ये सब सज के आए स्टेज पे कैसे गा रहे हैं, या तो फिर परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, बस वही साइड देखा जाता था। और बिग बॉस करके जी। आ गए हैं तो सब हर साइड देखने की आदत हो चुकी है लोगों को, कि ये बंदा सुबह उठ के कैसे दिखता है, ये बंदा खाना भी बनाता है, अच्छा ये घर पे सिंगिंग के अलावा और क्या करता है, टीवी पे क्या दिखता है। तो सब ना आपको फिर खुल के आपके ऑडियंस के साथ खुल के रहना पड़ता है, विच इज फाइन टू एन एक्सटेंट। और तो वो प्रेशर नहीं मानता मैं वो एज अ सजेशन लेता हूँ बस। साउंड्स गुड। आपने रियलिटी शो से अपनी पहचान बनाई थी लेकिन आजकल एआई जनरेटेड वॉइस और रेमिक्स ट्रेंड तेजी से बढ़ रहे हैं। एक आर्टिस्ट के लिए क्या कभी ये चुनौती हो सकती है जो एआई की दुनिया नहीं आ रही है? यार, चुनौती तो कोई भी चीज में हो नहीं सकती। ट्रेंड है, जमाना है, और एआई अभी बहुत ही एक्टिवली कर रहा है। अभी मूवीज भी बन रही हैं, एक्टिंग मतलब कैरेक्टर्स भी एआई में जनरेट हो रहे हैं, वॉइसेस भी एआई में। बिल्कुल। एआई इज बिकम वेरी वेरी एडवांस्ड। जो कि मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड, जितना भी रिकॉर्डेड आप सुना रहे हो या तो फिर आप प्ले कर रहे हो, जो वर्चुअली आप देख रहे हो उसमें एआई चलेगा। बट एक्चुअल जो वर्थ होता है एक सिंगर का, या तो फिर एक म्यूजिशियन का जो वर्थ होता है, वो आपको लाइव स्टेज और लाइव सिंगिंग में पता चल जाएगा, उधर कोई भी एआई काम नहीं आएगा। जैसे अभी 1,000 लोग हैं, 10,000 लोग खड़े हैं वहां पे, आपको जाके माइक पकड़ के गाना है तो कोई भी एआई काम नहीं करेगा, आपको खुद ही गाना पड़ता है, आपकी मेहनत ही वहां पे बात करेगी। तो आई थिंक दैट इज द ओनली होप दैट एवरी म्यूजिशियन और एवरी आर्टिस्ट शुड हैव, दैट जब बात आप पे आती है और आपके हाथ में आए माइक होता है या तो आप पे कैमरा होता है, आप जो करोगे लोग वही देखेंगे। माइक और कैमरा कभी रिश्वत नहीं लेते। कड़वा सच है ये। और अक्सर हाँ जी। हम मीडिया वालों से तो जो है एज अ जर्नलिस्ट पत्रकारों से मीडिया में माइक और कैमरे का ही सारा खेल है बल्कि। तो हाँ। आपने अब तक हिंदी और साउथ दोनों इंडस्ट्रीज में काम किया है, क्या भविष्य हाँ में जी। आप पैन इंडिया लेवल पर और भी गाने कॉन्सर्ट्स की योजना बना रहे हैं? एब्सोल्युटली, मेरे इनफैक्ट पैन इंडिया ही होते मेरे शोज।
मैं जी। जब शोज करता हूँ तो मेरे सारे क्लाइंटल मुझे रीच आउट करते हैं। मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट्स और कॉलेजेस करता हूँ। सो कॉर्पोरेट्स में यूजुअली जहाँ का भी कॉर्पोरेट कंपनी हो उसमें पैन इंडिया के लोग रहते हैं, हर रीजन से लोग रहते हैं, है ना। तो इसीलिए वो मुझे रीच आउट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं 9 अलग अलग लैंग्वेज में गा सकता हूँ। तो वो बोल देते हैं कि जी। भाई 20% साउथ इंडियंस हैं, 20% गुजरात से हैं, 20% बंगाल से हैं, तो आप दो दो तीन तीन गाने हर लैंग्वेज में गा देना। तो मैं, मेरा सेट भी वैसे ही डिजाइंड है। 60-70% ऑफ इट इज हिंदी। फिर बाकी का जो परसेंटेज है वो 10% एक लैंग्वेज होता है, 10% तमिल होता है, 10% मराठी होती है, मराठी गाने होते हैं, बंगाली होते हैं, गुजराती होते हैं, तेलुगु होते हैं। तो आई डिवाइड माई शो लिस्ट अकॉर्डिंगली। तो आई ऑलरेडी डू पैन इंडिया शोज लाइक दैट। तो दिल्ली आपका आना कब हो रहा है? मैं दिल्ली कॉन्सर्ट आपका कब अटेंड कर पाऊंगा? दिल्ली बहुत जल्द ही शायद आऊंगा, क्योंकि अभी सीजन का टाइम शुरू हुआ नहीं है। सीजन अक्टूबर से शुरू होगा, बट सितंबर एंड से बिल्कुल। हमारी डेट्स लॉक हो जाएंगी। और ये साल मैं शायद वेडिंग्स भी ज्यादा करने वाला हूँ, क्योंकि आई हायर्ड अ न्यू मैनेजर फॉर माय नॉर्थ इंडस्ट्री ऑल्सो, जिनका नाम वंदना साउंड्स ग्रेट। शर्मा है। और वो हमारे लिए नॉर्थ का जो सेक्टर है वो संभाल रही हैं। तो वो, क्या बात है। आई एम होपिंग कि हम ज्यादा वेडिंग्स भी करेंगे आई ये एम साल। होपिंग द सेम। जब भी आप यहाँ पे दिल्ली साइड आए तो हमारी आपसे जरूर मुलाकात हो। आपने जरूर जरूर ओरेंदु आशीष जी। प्रेमा मेघालिला हाँ जी। बेबी से फिल्म फेयर जीता है। आगे हाँ हम जी। क्या आपको बतौर कंपोजर ज्यादा देखेंगे? आ, ये एज अ सिंगर मैंने फिल्म फेयर जीता है, एज अ कंपोजर जी। नहीं। बट ये एज अ कंपोजर मैं अपने कंपोजिंग स्किल्स को डेफिनेटली इंडिपेंडेंट म्यूजिक के थ्रू एक्सपेरिमेंट करूंगा, फॉर श्योर, बिकॉज देयर इज अ साइड ऑफ मी दैट लव्स मेकिंग म्यूजिक ऑल्सो। बट या ज्यादातर आप मुझे एक सिंगर, कंपोजर, एक्टर, डांसर, होस्ट, ये सब रूप में आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तो मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी बना रहा हूँ, तो फिर या। आपसे एक सेकंड लास्ट सवाल लेता हूं मैं आपसे। आपकी नजर में आज की दुनिया हम्म। में जो हम्म। संगीत आ रहा है वो बहुत बदल गया है। तो मैं आपसे हम्म। जानना चाहता हूँ, आप आज की जो संगीत है, जो सिंगिंग है, जो म्यूजिशियंस हैं और जिस तरीके के गाने लिखे जाते हैं, आपको अगर हम्म। एक दौर पीछे जाके देखना हो जहाँ पे कुमार सानू और वो दिग्गज गाने गाते थे, जहाँ जो गाना होता था वो अलग फील में लोगों को डाल देता था, क्या आपको सच में लगता है जनता कहती है कि यार अब वो गाने बनने बंद हो गए हैं? तो क्या सही में ऐसा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो है वो लिखना बंद हो गया है? जैसे एक गाना हुआ करता था, एक प्यार का नगमा है, उस तरीके का म्यूजिक अभी हम्म। बहुत कम हो गया है। तो आपका इसमें क्या है मानना? नहीं, मैं इस चीज को मैं मानता नहीं हूँ। मुझे बस ये लगता है कि as far as there is original music and original lyrics and original singers coming up, कुछ चीज चेंज नहीं होती है। एंड देन इट इज इम्पॉसिबल कि एक ही गाने को आप 10 बार नहीं बना सकते हो, 2 बार भी नहीं बना सकते हो। एक गाना बन बिल्कुल। चुका है, वो एक ट्रेंड सेट कर चुका है, वो एक लेजेंड बन गया है गाना। अभी अगली चीजें जो आएंगी वो फ्रेश ही आएंगी। और ऐसे सब चीजों को मैं मानता नहीं हूँ कि अरे वैसे बन नहीं रहे, वैसे बन नहीं रहे, बिकॉज आज के जमाने में, आज के दिन पे, इफ यू सी, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट सिंगर इज अरिजीत सिंह, जो आज के दौर के हैं। और उन्होंने बिल्कुल। ऐसे ऐसे गाने गाए हैं, और मेरे सोसाइटी में रहते हो। अरे क्या बात। और या और सुभान अल्लाह, इनफैक्ट ही इज सच अ गुड म्यूजिशियन। काफी उन्होंने मेहनत से यहाँ तक वो पहुंचे हैं, और फिर आगे भी जा रहे हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वे ही पुट इंडिया और इंडियन म्यूजिक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जैसे रिसेंटली इवन सफायर जो है, इट्स अ ग्लोबल कोलैबोरेशन विद समवन, विद एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट लाइक एड शीरन। So as far as a good artists like Arijit Singh, like me, and people who have been there and जो मेहनत कर रहे हैं और ओरिजिनल काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मतलब, जैसे यही बात होगी ना, प्रेमानंद जी को कोई नीचे पुल करने के लिए 10 10 चीज भी, 50 चीज भी बोल ले, ऑथेंटिसिटी तो ऑथेंटिसिटी रहेगी। तो बोलने जी। वाले सब भी आपको लाइक करेंगे, तो हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज देर इज अ प्लस एंड देर इज अ माइनस, राइट। So there will be सच। people who love plus, there will be people who love minuses. So I think ओरिजिनल काम अभी भी चल रहा है। देर आर मच, वेरी वेरी, आई मीन इक्वलेंटली एफिशिएंट म्यूजिशियंस प्रेजेंट इवन इन दिस जनरेशन। एंड लिरिसिस्ट भी इतने, अमिताभ भट्टाचार्य हैं, जितने कितने गाने लिखे हैं उन्होंने, और बढ़िया बढ़िया गाने हैं। तो या आई मीन उस टाइम पे वो गाने अच्छे थे, ये टाइम पे ये गाने अच्छे हैं, तो और वो भी अच्छे हैं। तो या देयर इज नथिंग टू पुल डाउन समवन। साउंड्स ग्रेट। सो मैं वक्त मुझे जो है इजाजत लेने पे जो है मजबूर कर रहा है, और मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ। एक हाँ म्यूजिशियन जी। होने के नाते हम्म। आप
सपनों को कैसे देखते हैं? जो एक सपना हर एक म्यूजिशियन रखता है कि मुझे इंडस्ट्री में एक सिंगर बनना है, या आज से कुछ सालों पहले मेरा भी एक सपना हुआ करता था कि मैं एक सिंगर बनूं। राइट नाउ मैं अच्छा। एंकर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके। बट एक सिंगर बनना कितना मुश्किल है? या अगर मैं आपसे सही मायने में पूछूं, अगर आपको एक सपना पूरा करने का मौका मिले, चाहे वो किसी दिग्गज के साथ गाना गाना हो या कोई कोई खास स्टेज पे परफॉर्मेंस करना हो, तो आप क्या चूज करेंगे? वो सपना क्या होगा आपका एज अ म्यूजिशियन? मेरा सपना एज अ म्यूजिशियन ये होगा कि मैं जब तक एक्टिव हूँ, जब तक मैं गाना गा रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, आई वुड वांट टू मेक सच गुड म्यूजिक दैट मेरे ना होते हुए भी 50 या 100 साल बाद भी लोग मेरा गाना सुने और मुझे याद रखे और मुझे याद करे कि भाई ये गाना क्या बनाया और क्या गाया और क्या काम किया। तो रामा 2.0 इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट कि आज के 100 साल बाद भी कोई अगर सुनेगा ना, वो भले ही अभी इतना पॉपुलर ना हो, बट 100 साल बाद भी अगर कोई सुनेगा तो उसको काम पसंद आना चाहिए, और उसको एज अ सिंगर मैंने जो काम किया है या एज एज अ म्यूजिशियन मैंने जो सोचा है, मेरी जो सोच है वो मैं आगे रखना चाहूंगा। मेरा सपना ये रहेगा कि मैं कम से कम 1000 या 2000 खुद के फ्लेवर में, खुद से, खुद के दिमाग से जो गाने में बना सकता हूँ, वो बना के मैं ऐसे दुनिया में छोड़ दूं, ताकि वो लोग उनको सुने और अप्रिशिएट करें और मुझे याद करें, याद रखें। क्या बात है श्रीराम जी, आपके साथ ये बातचीत वाकई बहुत खास रही। आपने न सिर्फ अपने संगीत के सफर को हमारे साथ साझा किया, बल्कि अपने विचारों और अनुभवों से भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इसी तरह नए नए प्रयोग करते रहेंगे और गानों में हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, ताकि आपकी जो नई सोलफुल आवाज है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई और भाषा की लैंग्वेज में जो है आप संगीत कर रहे हो, वो हमेशा लोगों के थैंक दिलों को छूती रहे। आपकी आवाज और आपका जुनून हमें आगे भी सुनाई देता रहेगा। यही हमारी यू। शुभकामनाएं हैं। और हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। Thank you so much, Ashish ji. It's a pleasure that I've been talking to you. Had a great time. Thank you so much. और उम्मीद करूंगा कि आपसे मैं दिल्ली में मुलाकात करूं। जब भी मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे डेफिनेटली मिलने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर।